तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे लोगों को 143(2) के और 144(b) के नोटिस आए थे, जिसके अंदर आपको पता ही नहीं था कि हमें क्या रिप्लाई देना है, क्या उनको बताना है। लेकिन अब नेक्स्ट नोटिस है, डिपार्टमेंट ने जारी कर दिए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों यहाँ पे आपका नेम और एड्रेस आ जाने वाला है। यहाँ पे आपका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, किस तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है और DIN नंबर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है तो ये माना जाएगा कि आपका नोटिस इनवैलिड है। दोस्तों ये इनकम टैक्स जो 1961 है, ये बहुत ही जल्द आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो जाएगा। इसकी सेक्शन 142(1) के अंदर आपसे सूचनाएं मांगी जाती है। कोई भी केस को 143(2) के अंदर करना होता है, 143(3) के अंदर करना होता है, तो पहले 143(2) का नोटिस दिया जाता है, फिर 143(1) के अंदर आपसे बहुत सारी सूचनाएं मांगी जाती है। तो क्या क्या सूचनाएं एक क्लाइंट के हमारे इस केस में मांगी गई है, वो हम आज आपको पढ़ करके बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको श्री, मैडम, मिस्टर जो भी है बोल दिया है। असेसमेंट ईयर दोस्तों 24-25 जो कि पिछले साल का है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो टाइम दे दिया गया है। इन्होंने टाइम की बात करें तो ये नोटिस इन्होंने 11 जुलाई को इशू किया था और आपको जवाब देना है 26 जुलाई को। इसका क्या मतलब हुआ, 15 दिन के अंदर अंदर जो भी डेटा इन्होंने मांगा है वो आपको उनको रिप्लाई दे देना है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको सीक एडजर्नमेंट, वहां पे एक ऑप्शन और आता होगा जब सबमिट के नीचे वाला लास्ट वाला, तो वहां पर जाकर के आप 15 दिन की, 10 दिन की और ज्यादा आगे की टाइम ले सकते हैं। और 12:01 PM इन्होंने टाइम दे दिया है कि इस टाइम से पहले पहले हमें आपको ये सूचनाएं देनी है। कौन कौन सी सूचनाएं देनी है, फर्निश द इन्फॉर्मेशन कोल्ड एज पर द एनेक्चर। अब ये एनेक्चर कहां पे है, ये एनेक्चर आपको नीचे मिल जाएगा। और ये तारीख फिर से दे दी, टाइम इन्होंने फिर से दे दिया है, तो इस एनेक्चर के हिसाब से आपको ये सूचनाएं देनी है। दोस्तों इन्होंने बोला है इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएं, वहां पे जाकर ही सूचना देनी है। किसी तरह की कोई ईमेल हमें नहीं चाहिए, किसी भी तरह के ऑफिसर से आपको किसी भी तरह से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं, लीगल हैं, लॉयल हैं, तो आप अपना सारे डॉक्यूमेंट देकर के अपना केस हलटवा सकते हैं। और लास्ट में आपका लिख दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका जो काम ये करते हैं दोस्तों, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट या रिव्यू यूनिट जो होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की करती है। अब दोस्तों क्या क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, इस क्वेश्चंस की लिस्ट को मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इन्होंने 142(1) में सूचनाएं मांगी गई है और जो सूचनाएं मांगी है उनके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है। काइंडली नोट द इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट एंड फिल्ड सिस्टमैटिकली इन द गिवन फॉर्मेट एंड इन ऑर्डर पॉइंट वाइज इन विच दे अपीयर। तो ये बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपसे मांगते हैं बिल्कुल ढंग से पॉइंट वाइज पॉइंट आपको देनी है। द पेजेस ऑफ द रिप्लाई शुड बी नंबर्ड। आपको पता होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस जो भी आप रिप्लाई देंगे उस पेज, मान लीजिए 10 पेज का आपका रिप्लाई है तो 10 के 10 नंबर लिखने हैं। इंडेक्स होना चाहिए और क्रोनोलॉजिकल मेंटेन होना चाहिए। प्लीज इंश्योर दैट द आंसर एंड नेक्स्ट फाइल आर प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, इधर उधर की घुमा करके बात नहीं करनी है। द एंटायर रिस्पॉन्स मस्ट बी समराइज इन ए समरी शीट। आपने मान लीजिए दोस्तों 5, 6, 7, 10 पेजों का आपने रिप्लाई बना दिया है। लास्ट में 11 नंबर पेज आपका एक और होना चाहिए जिसके अंदर आपको समरी में छोटी छोटी चीजों में, मतलब ब्रीफ के अंदर आपको सारा का सारा डाटा बताना है। डिटेल सबमिटेड शुड बी वेरीफाइड एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जो व्यक्ति रिप्लाई दे रहा है वो खुद या तो उसको साइंड करेगा या उसके ऑथराइज्ड पर्सन, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ये रिप्लाई दिया जाता है तो उसको पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी और उसके बाद में वो अपना साइन करेंगे। डिटेल फील्ड विदाउट वेरिफिकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, सिंपल सा रिप्लाई बना करके आप उसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। उसके लास्ट में आपको अपने साइन करने पड़ेंगे या आपके ऑथराइज्ड पर्सन के करने पड़ेंगे साइन, तभी जाकर के आपका ये जवाब मानेंगे कि आपका जवाब आया है। फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन काइंडली अपलोड ए सेपरेट फाइल इन द कवरिंग लेटर। प्लीज मेंशन द फाइल नेम कोरस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन। दोस्तों आपसे 10 सवाल पूछे गए हैं तो 10 फाइलें आपको अपलोड करनी है, उनका अलग अलग नाम भी देना है। कवर लेटर के अंदर आपको डिटेल में बताना है। इन कनेक्शन ऑन गोइंग असेसमेंट प्रोसीडिंग AY 24-25 यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली फर्निश द फॉलोइंग डिटेल। अब हमें मुद्दे की बात पर आया है दोस्तों कि क्या क्या डिटेल हमें चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस व्यक्ति से 6 तरह के सवालों की बौछार की गई है। ये कौन कौन से सवाल है, हो सकता है आपके केस में अलग हो, लेकिन इनका अल्टीमेटली जो इनका पर्पज होगा वो यही होगा कि आपने टैक्स की चोरी तो नहीं करी है, सरकार को यहाँ पे चूना तो नहीं लगाया है। पहला सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और इसका जो असेसमेंट ईयर है 24-25 एंड आल्सो फर्निश द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, कंप्यूटेशन जब भी आप अपनी ITR बनाते हैं तो उसको ये तैयार होता है। इसके अंदर क्या होगा, 5 तरह की इनकम होती है। एक होती है सैलरी की इनकम, एक होती है रेंट की इनकम, एक कैपिटल गेन होता है, एक होता है दोस्तों PGBP बिजनेस की। इन चारों में जो नहीं आती है वो अदर सोर्स के अंदर आ जाती है। तो आप अदर सोर्स की जो अब आपके हिसाब से इनकम आती है उसका कंप्यूटेशन तैयार करें और इनको बताएं कि कौन कौन सी इनकम आपने कमाई है। अगला क्वेश्चन इन्होंने किया है, प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट्स नहीं लिखा है, एक से ज्यादा, हेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और ड्यूरिंग द पीरियड जो इनका फाइनेंशियल ईयर है अलोंग विद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा,
सबसे पहले तो आपका जो भी AIS और TIS होता है, आपको पता होगा यहाँ पे सभी के सभी बैंक अकाउंट जो होते हैं वो शो होते हैं। तो AIS में और TIS के अंदर जितने भी बैंकों का इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो सभी के सभी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप डाउनलोड करें। और इन्होंने पीरियड आपको बता दिया है 1/4/23 से लेकर के 31/3/2024 तक का जो बैलेंस है वो आपको, इन्होंने सारे बैलेंस इस तरह से तो नहीं लिखा है कि इंटायर, लेकिन इन्होंने ये लिख दिया है कि जो भी बैंक अकाउंट आपने होल्ड किए थे वो, और उनकी बैंक की स्टेटमेंट भी आपको देनी है। अब ये बोलता है कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि केस टू केस डिपेंड करेगा। एज पर द ITR यू आर सेंट्रल एम्प्लॉई, क्योंकि आप वहां पे सेलेक्ट करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर है या पेंशनर है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर्म 16 नंबर फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी आपको अपने एम्प्लॉयर से लेकर के देना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या आता है, बहुत बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, आपका TDS काट लेगा जितना आपका टैक्स बनता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर जो DDO बोलते हैं या जो भी आपके एक तरह से ITO का काम करते हैं वो दोस्तों, अब उनको पता है कौन सी डिडक्शन आपको मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। लेकिन आप ITR भरते समय क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि सेक्शन 10 के अंदर मेरा तो 1 लाख रुपए माफ है, मेरे को तो HRA 5 लाख रुपए माफ है, मतलब आप उससे अलावा एडिशनली डिटेल के अंदर छूट लेते हैं। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपने एडिशनल डिटेल क्यों ली थी, तो आपको बोलता है कि पार्ट ए और बी दे, वहां पे जो इनकम आई थी वही तो आपको दिखानी चाहिए। ऑन परस्यूअल ऑफ ITR, ये कहता है कि हमने जब आपकी ITR चेक करी तो ये ऑब्जर्व किया कि आपने क्लेम किए हैं सेक्शन 10 के अंदर, ये देखिए एग्जम्पशंस हैं इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, तो आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट दीजिए कि आपने जो भी लिया, मान लीजिए दोस्तों आपने LTA की छूट ली या जो भी छूट आपने ली तो उसके आपको बिल्स देने हैं अगर आपके पास है, नहीं तो इनको डायरेक्ट ही सरेंडर आप अपने आप को कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा घुमाएंगे जितना ज्यादा फिराएंगे आप इनको उतना ही ज्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। एज पर फॉर्म 26AS, हम आपको बार बार कहते हैं दोस्तों 26AS, AIS, TIS इन फॉर्म को चेक करके ही आप अपने ITR भरें। ये ऑब्जर्व किया गया है कि आपको इतने रुपए की इनकम इस कंपनी से आई थी और जिसका TDS भी काटा गया है सेक्शन 194BA के अंदर। ऑन क्रॉस वेरिफिकेशन हम वेरीफाई तो करेंगे, ऐसे तो है नहीं कि जो आपने ITR भर दी वो बिल्कुल फाइनल है। हमने ये देखा कि आपने इनकम को रिपोर्ट ही नहीं किया अपने ITR में और आपके जो कंसिडरेशन में है इसका भी कमेंट दीजिए। अभी ऐसे नहीं कहते हैं कि हमने नहीं किया तो हो सकता है ये टैक्सेबल इनकम आपकी ना हो, तो प्लीज फर्निश कमेंट फॉर द सेम। कमेंट का मतलब कि आपकी ये इनकम थी ये टैक्सेबल ही नहीं थी या किसी और साल की थी या जो भी केस था वो आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला है ऑन परस्यूअल ऑफ ITR इट वाज ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम 87A की रिबेट। ये बहुत ही दोस्तों ड्रास्टिकल इशू बन गया था कि जो न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 रुपए की रिबेट पहले दी जाती थी, लेकिन 5 जुलाई 2024 के बाद चलते चलते ही इन्होंने बोल दिया न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट की इनकम पर हम आपको ये रिबेट नहीं देने वाले हैं। तो ये बोलता है प्लीज फर्निश योर कमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये रिबेट ली है, ये मैंने नॉर्मल इनकम पर ली है, मेरी इनकम 7 लाख से कम थी, 5 लाख से कम थी, इसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट रिप्लाई देना पड़ेगा। और इसके बाद में इन्होंने लिख दिया है कि हम आपकी टेक्निकल टीम वगैरह हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के अगर आप इनका रिप्लाई देते हैं तो डिपार्टमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर आपने किसी भी तरह की कोई चोरी वगैरह की है टैक्स की तो डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको 200% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों 24% का इंटरेस्ट भी आपको लगाया जा सकता है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लीगल रहें, लॉयल रहें, जो आपके पास में रिप्लाई हैं उनको बिल्कुल ढंग से अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से रिप्लाई दें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।